अब आइए बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहानी एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की मैं बताता हूं। आपने स्टॉक रिजर्व का नाम सुना होगा, बहुत सारे चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ब्रांच में, कंसाइनमेंट में, अमलगमेशन में। तो होता क्या है कि एक सेकेंड, होता क्या है कि मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा, प्रॉफिट में माल बेचा, और वो माल होल्डिंग के पास मान लो पड़ा रह गया। सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, होल्डिंग के पास पड़ा रह गया, या होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी के पास पड़ा रह गया, माल पड़ा रह गया। तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। मान लो 100 का माल 120 में दिए, और वो 120 सब्सिडरी कंपनी, मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, और सब्सिडरी कंपनी के कॉस्ट 120 बन गया उसका, तो 120 में बैलेंस शीट में वो स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर ग्रुप का बात करें तो ग्रुप की बैलेंस शीट में तो वो स्टॉक 100 में होना चाहिए ना। होल्डिंग ने 120 में बेचा, 20 प्रॉफिट लिख लिया, सब्सिडरी ने 120 में खरीदा, वो 120 को कॉस्ट में लिख लिया। दोनों में कोई गलत नहीं है, एरर कहीं नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो जो 120 का स्टॉक जब आएगा, बिकॉज सब्सिडरी की बैलेंस शीट में 120 है, लाइन बाय लाइन एडिशन करेंगे तो 120 आएगा कंसोल बैलेंस शीट में। हमको इसको रिड्यूस करके 100 लाना है। बिकॉज अगर ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी बोले तो ग्रुप के लिए कॉस्ट 100 ही है, तो हमको इसको 100 पे लाना है। तो दिस 20 इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। निकलता कैसे है? स्टॉक इंटू जीपी रेशियो। स्टॉक इज 120, जीपी रेशियो इज 1/6। हाउ द जीपी रेशियो इज 1/6? जीपी डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। 100 का माल 120 में बेचे, जीपी इज 20, सेलिंग प्राइस इज 120, तो 20/120 इज 1/6। 1/6 को 120 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा, विच इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर करना क्या है? एलिमिनेट करना, स्टॉक गिराना है। तो सर खाली स्टॉक गिराने से तो नहीं होगा, कुछ और भी गिराना होगा। तो इसके लिए पॉइंट को ध्यान से सुनो। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन। बोर्ड पे देखते रहना। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम, ऊपर से नीचे माल गया, डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन। स्टॉक को गिरा देना 20 रुपया से, और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में है। आपको मालूम होगा होल्डिंग का पूरा प्रॉफिट कंसोल रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, और सब्सिडरी का वो प्रॉफिट जाता है जो उसने होल्डिंग के लिए होल्डिंग बनने के बाद कमाया। ये बात कर चुके हैं हम। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस से 20 गिरा दीजिएगा, क्योंकि होल्डिंग की बैलेंस शीट में वो 20 का प्रॉफिट है, वो 20 का पूरा प्रॉफिट हट जाना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व सरप्लस से गिर जाएगा, एसेट साइड से स्टॉक गिर जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा, तो हम लोग ट्रांजैक्शन को बोलेंगे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सब्सिडरी जो 20 का प्रॉफिट कमाया, वो होल्डिंग को 16 और माइनॉरिटी को 4 मिला होगा, से 20% 80% का स्टेक है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो मेरे बातचीत से समझ जाना 80% 20% का होल्डिंग माइनॉरिटी का स्टेक है। तो अगर सब्सिडरी ने 20 का प्रॉफिट कमाया तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होके होल्डिंग को 16 मिला होगा, 4 माइनॉरिटी को मिला होगा। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे ना, एलिमिनेट, तो स्टॉक से 20 गिराएंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस से 16 गिराएंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट से 4 गिराएंगे। 3 जगह से गिराएंगे, स्टॉक से, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस से 16, स्टॉक से पूरा 20, कंसोलिडेटेड P&L से 16 और माइनॉरिटी से 4। इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग बोलते हैं जो सब्सिडरी कंपनी का जो AOP बनाते हो ना, वहां जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिखते हो ना, उसी से 20 गिरा दो। अगर आप वहां से 20 गिरा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आता है वो होल्डिंग माइनॉरिटी के बीच में 80-20 करके बंटता है ना जी, तो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी को कम और होल्डिंग को कम मिल जाएगा। तो आप सीधा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को भी कम कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर चाहो तो 16 लाख रुपया या 16 रुपया कंसोलिडेटेड P&L से और 4 रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट से भी लेस कर सकते हो। आंसर एक ही आएगा।